हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग काफी अच्छे से होंगे, है ना? मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा तीसरा सेशन है बीपीएससी टीआरई 2.0 का पीवाईक्यू देख रहे हैं हम पीजीटी जूलॉजी के लिए, है ना? उम्मीद करती हूँ आपने पिछले के 2 सेशन जो है वो अटेंड किए होंगे, है ना? तो हमने लगभग 20 क्वेश्चन जो है वह हमने डिस्कशन कर लिया है। आगे उसी में जो है अगली कड़ी में जो है आगे के क्वेश्चंस को देखते हुए यहाँ पे हम आगे का अध्ययन करेंगे। हमने देखा था कि बहुत ज्यादा जो है रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा था, यानी कि आपका 11th का जो एनिमल फिजियोलॉजी वाला जो पोर्शन है ना, उसमें आपका रेस्पिरेशन हो गया, श्वसन हो गया, सर्कुलेशंस वगैरह का कुछ क्वेश्चंस था। आगे देखते हैं यहाँ पे कि अभी आगे के में भी पुनरोक्ति देखी जा रही है, बार बार दोहराव देखा जा रहा है एक ही टाइप के क्वेश्चन का। तो वो क्या होगा आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, लोकोमोशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना, यानी गति से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, मानवों में गति किस प्रकार से होती है। पहला क्वेश्चन आज का है, क्या बोल रहा है ये, मांसपेशी के संकुचन प्रोटीन कौन सा या से हैं? ठीक है, यानी एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, बिल्कुल भी घबराने की यहाँ पे बात नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका, एक्टिन एवं मायोसिन। ठीक है, यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन की बात की जा रही है। आपको मैंने पिछले सेशन में एक्टिन और मायोसिन का जो है वह बताया था, कार्य क्या होता है, किस तरीके से जो है वह एक इकाई बनती है जहां पे संकुचन की जाती है, जिसको कि हम लोग सार्कोमेयर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन क्या है, दोनों प्रोटीन है जो संकुचन में काम करता है। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ प्रोटीन्स के नाम दिए हुए हैं। पहला बोल रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ट्रोपोनिन। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, ट्रोपोमायोसिन। तीसरा बोल रहा है आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है ये काफी ज्यादा ट्रिकी बना रहा है आपके क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे संकुचन में जो प्रोटीन जो सबसे ज्यादा पार्ट लेता है वह कौन लेता है, आपका एक्टिन और मायोसिन। कौन लेता है, एक्टिन और मायोसिन। लेकिन जब आप देखेंगे, ठीक है, जब आप लाइट और डार्क बैंड को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आप जब उसमें देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस तरीके से मायोसिन होता है। ठीक है, उसका यहाँ पे 2 हेड बना हुआ होता है। पिछले अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पीवाईक्यू डिस्कशन हो रहा था उसमें भी एक्टिन और मायोसिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। वहां पे एक्टिन और मायोसिन का पूरा डायग्राम बना के आपको बताया गया था कि किस तरीके से फिलामेंट जो है आपस में जुड़ा हुआ होता है, तंतुएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और किस तरीके से एक्टिन फिलामेंट जो है वह भी एक्टिन प्रोटीन और किसका बना होता है, ट्रोपोनिन का, और किसका बना होता है, ट्रोपोमायोसिन का। ठीक है, तो यहाँ पे फिलामेंट की बात ना करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पूछा जा रहा है, तो आप प्रोटीन यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही छोटी सी बात है, ज्यादा इसमें कुछ भी डीप में इसमें क्वेश्चन नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 हम यहाँ पे देखते हैं, बोल रहा है मांसपेशी की मायोफाइब्रिल किससे बनी होती है। ठीक है, मांसपेशी की मायोफाइब्रिल की बात की जा रही है। ठीक है, यह एक तरीके की क्या है, यह तंतु है, पता होगा आपको। फाइब्रिल यानी कि फाइबर की जहां भी बात की जाती है वह क्या होता है, वह एक तंतु होता है। ठीक है, तो आपको बताना है यह किस चीज से बनी होती है। पहला बोल रहा है एक्टिन एवं मायोसिन, दूसरा बोल रहा है आपको एक्टिन एवं ट्रोपोनिन, तीसरा बोल रहा है आपको एक्टिन एवं ट्रोपोमायोसिन, और चौथा बोल रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताते हुए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फिर से एक्टिन और मायोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिन और मायोसिन। रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन आपके नॉलेज को यहाँ पे चेक करने की कोशिश की जा रही है कि आप भटकते हैं या नहीं भटकते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आज का बोल रहा है, थकी हुई मांसपेशियों में कौन सा तत्व जमा होता है। ठीक है, जब आप कभी भी बहुत ज्यादा चलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चलते हैं या दौड़ते हैं तो आपकी मांसपेशियां क्या हो जाती है, थक जाती है, टायर्ड हो जाती हैं। तो क्यों आपकी मांसपेशियां टायर्ड होती हैं, उसका एक कारण है, वहां पे एक तरीके का जो है वह अम्ल बनता है, और वह अम्ल का नाम बताना है आपको कि क्या बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला लिखा हुआ है पायरुविक अम्ल। ठीक है, यानी कि पायरुविक एसिड की बात की जा रही है। पायरुविक एसिड का काम कहाँ था, चलिए थोड़ा सा हम रिकॉल करते हुए चलते हैं। पायरुविक एसिड का काम था जब हम क्या करते थे, क्रेब साइकिल बनाते थे। ठीक है, क्रेब साइकिल यानी कि हम वहां पे ऊर्जा उत्पादन की बात कर रहे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है।
तो क्रेब्स साइकिल से पहले क्या होता था, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में पहले टूटता था, फिर यही एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूटता था, और यही एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या होता था, क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता था, भाग लेता था। ठीक है, तो पायरुविक अम्ल की तो यहाँ पे बात ही नहीं की जा रही है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होता है वह क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन वाला रिएक्शन है। और जब भी हम थकते हैं और हमारी मांसपेशियां थकती है, वह इसीलिए होता है क्योंकि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या होती है, कमी हो जाती है। और वहां पे जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनएरोबिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रिएक्शन, यानी कि जहां पे ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो जो रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना चाहिए था वो ना होकर एक अलग रिएक्शन हो रहा है, और वहां पे क्या बनाया जा रहा है, लैक्टिक एसिड बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जितना एटीपी पायरुविक एसिड से फाइनल में ग्लाइकोलाइसिस करने में हो रहा है, उससे कम एटीपी जो है हमारा लैक्टिक एसिड से बनता है, इसीलिए हमें थकावट महसूस होती है, यानी हमेशा कमी बनी रह रही है वहां पे किस चीज की, ऊर्जा की। ठीक है, तो समझ गए थकी हुई मांसपेशियों में कौन सा तत्व जमा होता है, लैक्टिक एसिड है। इसके पीछे का हमने पूरा का पूरा बैकग्राउंड भी समझा है कि किस तरीके से हम इस निर्णय पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, है ना, आज का फोर्थ क्वेश्चन है ये, मांसपेशी संकुचन हेतु आवश्यक एटीपी की आपूर्ति किससे होती है। आप देख रहे हैं लगातार जो है आपको एक ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी फिजियोलॉजी का चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते, आपको काफी ज्यादा डीप है, उन सभी को पढ़ना काफी आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो आप देखिए यहाँ पे मांसपेशी संकुचन हेतु आवश्यक एटीपी की आपूर्ति किससे होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपूर्ति कौन कर रहा है, पहला है ऑप्शन मायोसिन, दूसरा है मायोग्लोबिन, तीसरा क्या है आपका क्रिएटिन फॉस्फेट, चौथा है आपका उपर्युक्त में से सभी, और पांचवा क्या है आपका उपर्युक्त में से अधिक कोई नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे एटीपी की आपूर्ति कौन करता है, तो एटीपी की आपूर्ति यहाँ पे कर रहा है आपका कौन, क्रिएटिन फॉस्फेट। कौन कर रहा है, क्रिएटिन फॉस्फेट। ये चीजें आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगी, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, आप पीजीटी जूलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सिर्फ 11th-12th नहीं बल्कि उससे थोड़ा आगे की भी जानकारी रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रिएटिन फॉस्फेट ही यहाँ पे एटीपी की जो है वह आपूर्ति करता है। ठीक है, क्या करता है, एटीपी की आपूर्ति करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 26 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे आज का 5th क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है तंत्रिका संचरण के दौरान युग्मानुबंध, ठीक है, युग्मानुबंध यानी कि सिनेप्टिक जोड़ों पर कौन सा अवमुक्त होता है। ठीक है, आपको बोल रहा है यहाँ पर कि आपका जब एक न्यूरॉन, ठीक है, जब परिसंचरण होता है तंत्रिका तंत्र में, ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझते हैं कि बात किसकी की जा रही है। सिंपल अगर हम टर्म के हिसाब से चले तो थोड़े समझने में जो है वो दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या है आपका, ये आपका तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का एक छोटा सा इकाई यानी कि न्यूरॉन यहाँ पे हमने लिया है। ठीक है, क्या लिया है, न्यूरॉन लिया है। अब देखिए यह एक न्यूरॉन है। ठीक, अब क्या होता है, अब इसके यह छोर से यहाँ पे जब दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एंड में क्या होता है कि जब इसके अंदर ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन होता है, कैसे होता है, तो यहाँ पे सोडियम और पोटासियम का इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, इस कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, और वह आपका एक छोर से दूसरी छोर तक गति करता है। अंतिम में इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए, वायर चाहिए, मीडियम चाहिए, यानी कनेक्शन होना चाहिए। इसी तरीके से देखेंगे अगर आपके घर में बिजली के तार हैं, कहीं भी अगर तार कटा हुआ है तो आपका बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि कंटिन्यूअस सप्लाई, कंटिन्यूअस आपको मटेरियल चाहिए जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सके, कंडक्ट हो सके। तो जब एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन जुड़ता है तो बीच में जो है वो कंडक्शन यानी कि वो कनेक्शन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, एंड में आपको कुछ केमिकल के रूप में, यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम किसी केमिकल के रूप में जो है परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है और यही केमिकल सिग्नल जो है वापस जो है दूसरे न्यूरॉन के यहाँ पे ऊपर की उस हिस्सों में जाके यहाँ पे अटैच होता है और फिर से यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वह जनरेट करता है। ठीक है, तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल टू केमिकल टू इलेक्ट्रिकल बार बार हो रहा है। तो यही जो केमिकल बीच में जो आपका निकल रहा है ना, एक दूसरे से जुड़ने के बीच में, इसको हम इस बीच के जुड़ाव को क्या बोलते हैं, ये जो बीच का स्थान है जहाँ एक न्यूरॉन दूसरे से जुड़ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे जुड़ता है। ठीक है, साइनेप्स भी उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साइनेप्स। ठीक है, तो इसी साइनेप्स में यह रिलीज होता है और यह कौन सा आपका है, आपको बताना है कौन सा केमिकल है। ठीक है, चलिए पहला क्या बोल रहा है आपका, एड्रेनलिन। ठीक है, क्या बोल रहा है, एड्रेनलिन। आपको पता होगा यह एक क्या है, हार्मोन भी है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, एसिटाइल कोलिन। क्या बोलते हैं इसको, एसिटाइल कोलिन। तीसरा क्या बोल रहा है आपका, टेस्टोस्टेरोन। यह भी एक क्या है, हार्मोन है। ठीक है, और यहाँ पे फिर बोल रहा है उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच के इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल के रूप में जो है वह ट्रांसफर करता है, वह होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं उसको हम, न्यूरो, लिख देंगे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, और इसका नाम आपको एड्रेनलिन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, इसी तरीके से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर और भी पाए जाते हैं, जैसा डोपामिन हो गया आपका, यह भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, चलिए तो यह उम्मीद करती हूँ कि आपको यह क्वेश्चन जो है वह काफी आसान लगा होगा। थोड़ा सा हमने साइनेप्स की भी चर्चा कर ली है यहाँ पे, है ना, और कैसे सिनेप्टिक जो है वह यहाँ पे होता क्या है, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या हो रहा है और क्यों यहाँ पे केमिकल बनने की जरूरत पड़ी है, यह भी हमने चर्चा करके देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है तंत्रिका चालन। आप देख रहे हैं एक एक करके फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है, लगातार पहले सर्कुलेशन से पूछा गया था, परिसंचरण से, फिर यहाँ पे मसल के बारे में, पेशी के वाले चैप्टर से जो है लगातार क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तंत्रिका तंत्र का चैप्टर से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आज का तंत्रिका तंत्र से, बोल रहा है तंत्रिका चालन यानी कि संवहन में, ठीक है, उच्छलन गति को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स के ट्रांसफर वाले प्रोसेस की बात की जा रही है। जब वह एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है उसके बीच के प्रोसेस का यहाँ पे आपको जानकारी होना चाहिए, तभी यह नाम आप बता पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है आपको कि उच्छलन गति को क्या बोलेंगे। ठीक है, पहला बोल रहा है आपको एक्टिव फेज, दूसरा बोल रहा है सेल्टेटरी कंडक्शन, तीसरा बोल रहा है तंत्रिका संचरण, चौथा बोल रहा है उपर्युक्त में से अधिक, और क्या बोल रहा है फिर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अब देखिए उच्चलन गति को क्या बोल रहे हैं हम लोग, उच्चलन गति को हम लोग बोल रहे हैं सेल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, सेल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है आपको हार्मोन रासायनिक प्रकृति के अनुसार हो सकता है। क्या हो सकता है, हार्मोन क्या सब हो सकता है, आप ऑप्शन के हिसाब से इस बार आंसर देंगे। इसमें बोल रहा है पहला स्टेरॉइड हो सकता है। वो स्टेरॉइड क्या होता है आपका, स्टेरॉइड एक लिपिड डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, लिपिड यानी कि वसा का बना हुआ होता है स्टेरॉइड। ठीक है, जैसे कि आपका कोलेस्टेरॉल वगैरह हो गया, इन सब से ये डिराइव्ड होता है। ठीक है, बहुत सारे हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन है जो कि आपका लिपिड डेरिवेटिव है। पेप्टाइड क्या हो गया आपका, ये प्रोटीन का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, यानी एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है, यानी कि एमिनो एसिड से बना हुआ है। ठीक है, तो यह क्या हो गया आपका प्रोपेप्टाइड। तीसरा बोल रहा है अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न पदार्थ। ठीक है, पेप्टाइड एमिनो एसिड के लिंक के लंबे चेन को बोलते हैं, एमिनो एसिड उसका ही एक छोटा इकाई हो गया। तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताइए कि आपको हार्मोन कौन से देखे जाते हैं। तो कुछ आपको स्टेरॉइडल हार्मोन भी होते हैं, कुछ आपको प्रोटीन वाले यानी कि पेप्टाइड हार्मोन भी होते हैं। तो देखिए जैसे कि आपके जितने भी स्पेशली जो आपके क्या कहते हैं जनन से रिलेटेड सेक्स हार्मोन्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं आपके स्टेरॉइड रिलेटेड हार्मोन होते हैं, यानी कि उनका जो उत्पादन होता है वह लिपिड से होता है। ठीक है, और पेप्टाइड का हार्मोन आपका क्या हो गया, जैसे इंसुलिन वगैरह हो गया, वो क्या हो गया आपके पेप्टाइड हार्मोन के एग्जांपल हो गए, यानी कि वो एमिनो एसिड्स के कड़ी से बने हुए हैं। ठीक है,
तो ये आपका स्टेरॉइड और पेप्टाइड दोनों हो गया, और कुछ अमीनो अम्ल के उत्पन्न पदार्थ से भी कुछ छोटे छोटे हार्मोन्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंगरहैंस की दवा द्विपकाओं की किस प्रकार की कोशिकाओं से ग्लूकागॉन स्रावित होता है? ठीक है, लैंगरहैंस सेल्स की बात की जा रही है। ठीक है, लैंगरहैंस कहाँ पाई जाती है, पता होना चाहिए आपको। लैंगरहैंस कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये अग्न्याशय में। अग्न्याशय कहाँ है, किसको बोलेंगे, अग्न्याशय। अग्न्याशय हम पैनक्रियाज को बोलते हैं। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखना है। ठीक है, पैनक्रियाज को बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बोल रहा है कि इसमें जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, उसमें से किससे ग्लूकागॉन स्रावित होता है? आपको पता होगा कि वहां इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों का स्राव होता है। आपको बताना है किस प्रकार की कोशिकाएं क्या स्राव करती है। आप वहां पे अल्फा बीटा और गामा होता है, यहाँ ए बी गामा लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा साथ देंगे। क्या होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है अल्फा, दूसरा बोल रहा है बीटा, तीसरा बोल रहा है गामा। ठीक है, तो देखिए ग्लूकागॉन की जो उत्पत्ति होती है ना, वह आपका अल्फा कोशिका से होती है। कहां से होती है, अल्फा से। और इंसुलिन कहां से होती है, इंसुलिन हो जाती है आपका बीटा से। ठीक है, गामा फिर क्या रिलीज करती है, ये आपका होमवर्क है, आप ये ढूंढेंगे और कमेंट सेक्शन में जो है आप लिखेंगे कि गामा कोशिकाएं क्या स्राव करती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन अभी तक क्या कहते हैं पूछा जा रहा था। देखते हैं आगे का एनालिटिकल क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत पड़ेगी। चलिए, इसमें बोल रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में एस्ट्रोजन किससे उत्पन्न होता है? ठीक है, एस्ट्रोजन आपको पता होगा, क्या है ये एस्ट्रोजन? आपको ये एक फीमेल हार्मोन है। क्या है, फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसमें क्या काम होता है तो क्या कहते हैं, फीमेल के जो जननांग होते हैं उनकी वृद्धि। ठीक है, जब वह किशोरावस्था में आते हैं तो अलग अलग तरह की जो चेंजेस आते हैं फीमेल्स में, वह एस्ट्रोजन की ही वजह से आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या अंगों के नाम दिए हुए हैं, पिट्यूटरी दिया हुआ है, एड्रेनल दिया हुआ है, ओवरी दिया हुआ है। अब देखिए ऐसा कौन सा ग्लैंड है, ऐसा कौन सा अंतःस्रावी अंग है जो कि फीमेल में पाया जाता है और बाकी किसी में नहीं पाया जाता, यानी मेल में नहीं पाया जाता। पिट्यूटरी दोनों का है। क्वेश्चन सॉल्व करने की ये तरीका है। ठीक है, पिट्यूटरी दोनों में है, एड्रीनल दोनों में है, ओवरी दोनों में नहीं है। हमको पता है एस्ट्रोजन क्या है, एक फीमेल हार्मोन है, तो वह किसमें पाया जाएगा, फीमेल में। तो हमको कोई एक फीमेल पार्ट ढूंढना है जो कि आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपको ना पता होते हुए भी आपने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, तो यह काफी अब थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में काफी ज्यादा आसानी जो है वह होगी। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। ठीक है, पूछा जा रहा है वह ग्रंथि जो बाह्य स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों है। ठीक है, बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन क्या होता है आपका, कुछ इंजाइम्स होता है। क्या होता है, इंजाइम्स होता है। इंजाइम्स का काम कहाँ होता है आपका, पाचन में या किसी भी प्रक्रिया को क्या करने में, कैटालाइज करने में, यानी कि उसके प्रक्रिया को बढ़ाने और क्या कहते हैं घटाने में। ठीक है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम किसका होता है आपका, इंजाइम का काम होता है। जनरली इंजाइम का काम क्या होता है, रेट को इंक्रीज करना। ठीक है, तो जैसे आपका जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, ठीक है, तो वो सब क्या हो गया आपका बाह्य स्रावी तंत्र से निकाले जाते हैं, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्य स्रावी ग्रंथियों से निकले हुए हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकले हुए हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है आपका, एंजाइम्स। एंजाइम्स जैसे कि एग्जांपल में क्या हो गया आपका, डाइजेशन में जो भी यूज हो रहा है। ठीक है, अंतःस्रावी से क्या निकल रहा है आपका, अंतःस्रावी आपको एंडोक्राइन को बोल रहे हैं। ठीक है, और यह क्या होता है आपका, डायरेक्ट कहाँ पे ब्लड में रिलीज होता है। क्या होता है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्रंथियों से जो निकलता है वो कहाँ जाता है, डायरेक्ट ब्लड में। ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्रंथियों से जो निकलता है वह कहाँ जाता है, वह उसी लोकल जो है एरिया में वह रिलीज होता है। ठीक है, अगर
हमारा अमाशय यानी कि स्टमक कोई एंजाइम सिक्रीट कर रहा है तो वह स्टमक में ही रहेगा, वह ब्लड में नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक हिस्सा है, यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों का हिस्सा है। और अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है वह जो भी उत्पादन करती हैं और रिलीज करती है वह कहाँ करती है, डायरेक्ट ब्लड में करती है, ठीक है। यानी कि हॉर्मोन्स कहाँ होते हैं, हमारे ब्लड में होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन यह कि कोई ऐसी ग्रंथि है जो कि बाह्य स्रावी काम भी करती है और अंतःस्रावी काम भी करती है, यानी कि वो क्या करेगी, एंजाइम भी बनाएगी और क्या करेगी, और हार्मोन भी बनाती है, ठीक है। ऐसी ग्रंथि का नाम आपको बताना है। एक ही ग्रंथि है जो यह दोनों काम करती है। आप ऑप्शन देखिए, पहला बोल रहा है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, आप देखें यहाँ पे एड्रेनल, दूसरा है पिट्यूटरी, तीसरा है पेनक्रियाज, चौथा है उपर्युक्त में से अधिक, पांचवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए आप यहाँ पे आपको पेनक्रियाज लिखा हुआ है, अग्न्याशय नहीं लिखा हुआ है, तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश नाम भी याद रखना जरूरी है, वरना आपको समझ नहीं आएगा पेनक्रियाज मतलब किस अंग की बात की जा रही है, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। पेनक्रियाज आपको पता है कि उसमें कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, हमारे डाइजेशन के समय पे काम आता है। और फिर क्या करते हैं, वह हमारे कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं। कौन से हार्मोन्स, जैसे कि आपका इंसुलिन वगैरह हो गया, ठीक है, या कौन करता है सिक्रीट, पेनक्रियाज। नेक्स्ट का चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है वह ग्रंथि जो कैल्शियम उपापचय के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए क्या बोल रहा है, कैल्शियम उपापचय की बात की जा रही है। यहाँ पे पहला बोल रहा है आपका थाइमस, दूसरा बोल रहा है थायराइड, तीसरा बोल रहा है पाराथायराइड, और चौथा बोल रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप देखिए कैल्शियम कहाँ, जो जहाँ पे उपापचय होता है ना, वह कहाँ होता है आपका पाराथायराइड में। कहाँ होता है, पाराथायराइड में, ठीक है। थायराइड में किस चीज का होता है जरूरत, आयोडीन का, ठीक है। और पाराथायराइड में कहाँ पे किसका उपापचय होता है, वो कैल्शियम का। याद रखेंगे आप, किसका होता है, कैल्शियम का। यहाँ पे जैसे थ्रोट है आपका, पाराथायराइड क्या होता है, यहाँ जैसे थायराइड है ना, पाराथायराइड यहाँ पे यही 4 बिंदु टाइप का क्या होता है आपका एक ग्लैंड होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन किससे स्रावित होता है, ठीक है। तो देखिए ये सारे इंग्लिश के नाम है, आपको इसके लिए कोई हिंदी अनुवाद नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हिंदी का ही है। तो गोनाडोट्रोपिक मतलब क्या हो गया, चलिए इसके नाम का थोड़ा सा विभाजन करते हैं। गोनाड्स होता है क्या, जननांग को बोलते हैं, ठीक है, जननांग को क्या बोलते हैं, गोनाड्स। अब गोनाडोट्रोपिक जो भी हार्मोन्स होंगे, जननांग किसमें, फीमेल यानी कि स्त्रियों में और मेल यानी कि पुरुषों में, दोनों में पाए जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे किससे स्रावित होता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, मतलब ऐसा हार्मोन जो दोनों जननांगों पे कार्य करे, वह हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, या एक मास्टर ग्लैंड से स्रावित होता है, आपको बताना है। उसके बाद फिर वो कहाँ जाता है, कहाँ पे काम करता है, ओवरी पे और टेस्टिस यानी कि वृषण, और कहाँ पे, ओवरी पे काम करता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है पोस्टीरियर थायराइड, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर होता है। पोस्टीरियर किसको बोलते हैं, हमने बताया था, जो पिछला हिस्सा होगा वो पोस्टीरियर होगा, जो अगला हिस्सा होगा वो क्या होगा, एंटीरियर होगा, ठीक है। यानी कि हमारा फेस वाला हिस्सा क्या हो गया, एंटीरियर पार्ट, और हमारा पीछे माथा वाला हिस्सा क्या हो गया, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। बी क्या है आपका, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड का ही एक पार्ट है ये, क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब कहाँ होता है आपका, जैसे ट्रायंगल शेप होता है ना एड्रिनल ग्लैंड। तो अब देखिए किडनी के ऊपर ये पाया जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा, सॉरी थोड़ा ज्यादा टेढ़ा बन गया। देखिए यहाँ पे किडनी होती है ना, इसी के ऊपर यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। दोनों किडनियों के ऊपर 2 एड्रिनल ग्लैंड पाए जाते हैं, और इसी एड्रिनल ग्लैंड में बाहर की तरफ जो टिश्यूज पाए जाते हैं उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो अंदर की ओर पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात की जा रही है। तीसरा है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था, एंटीरियर का क्या मतलब होता है, अग्रभाग, क्या होता है, अग्रभाग। अब मान लीजिए यहाँ पे पिट्यूटरी है, ठीक है, यह अग्रभाग है, और यह क्या हो गया आपका पिछला भाग है, तो अग्र क्या हो गया आपका, एंटीरियर, क्या हो जाएगा, एंटीरियर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। चलिए तो यहाँ आपको बताना है कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है वह कहाँ से स्राव होता है।
तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ही सिक्रीट करता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है, जो जाके अलग अलग अंगों पे कार्य करता है, और उस अंगों से जो हार्मोन सिक्रीट होना रहता है ना, उसके लिए वह उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। मतलब उसको वो आदेश दे रहा है कि अब तुम अपने अपने काम को आरंभ करो। ठीक है, तो यह कौन सा ग्लैंड हो गया आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है आपको, मस्तिष्क में, किसके नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस के नीचे। याद रखेंगे आप, इन सारे के चित्र आपको याद होने चाहिए, इमेज दिमाग में बनना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है पुरुषों में द्वितीय लैंगिक गुण किसके प्रभाव से विकसित होते हैं। ठीक है, द्वितीय लैंगिक गुण पूछ रहा है इसमें, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पूछ रहा है। ठीक है, सेकेंडरी अलग अलग हार्मोन जो है वह अलग अलग लक्षणों को परिभाषित करने के लिए जो है वह रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कब आता है, जब टीन में आते हैं। क्या होते हैं, टीन में आते हैं। टीन मतलब किशोरावस्था में आते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में जब प्रवेश होता है तो आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वह सिक्रीट होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वह दिखाता है, किनमें, मेल में। आपको कहीं पे ये भी पूछ लेगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या क्या आता है। ठीक है, और उसमें से एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और मेल में है। तो आपको पता होगा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, वॉइस में चेंज होते हैं, और हेयर्स आते हैं, और क्या होते हैं बताइए और क्या होता है, आपका स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, हाइट बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे प्रोमिनेंट क्या है आपका, वॉइस, जो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, आप क्या देख सकते हैं, वॉइस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है, पहला बोल रहा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपको पता है ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। दूसरा बोल रहा है टेस्टोस्टेरोन, यह एक मेल सेक्स हार्मोन है। तीसरा बोल रहा है एफएसएच। एफएसएच जो है यह दोनों पे काम करता है, मेल और फीमेल दोनों पे, क्योंकि एफएसएच का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि जो भी फॉलिक्यूल्स हैं जहां पे अलग अलग युग्मक बन रहे हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल युग्मकों का जहां पे उत्पादन हो रहा है, उस जगह पे यह फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वह काम करता है। ठीक है, फॉलिक्यूल्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस व्हाट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो वह हो गया तीसरा। आपका चौथा ऑप्शन है ऊपर इसमें एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन है ऊपर इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन क्या था आपका, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। चलिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स किया नहीं है, काफी सिंपल क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है, इससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स किया जा सकता था। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है रंग भेद किसके द्वारा किया जाता है। अब देखिए, बोल रहा है दृष्टि श्लाका, दूसरा बोल रहा है दृष्टि शंकु, फिर बोल रहा है द्विध्रुवीय तंत्रिका, फिर बोल रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे आंखों में दो तरह के जो है वह क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल, यानी कि दो ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि रंगों का पहचान कर सकती है। क्या कर सकती है, रंगों का पहचान कर सकती है, यानी कि ये लाइट को डिटेक्ट कर सकती है। क्या करती है, ये लाइट को डिटेक्ट कर सकती है। अगर ये ना रहे तो हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यह एक स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशलाइज्ड कोशिका है। आपको इनमें से बताना है कि रंगों का पहचान, यानी कि रंगों में भेद, या लाल है या नीला है या फिर हरा है या ब्लू है, यह किसके द्वारा हो पाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है, और आपको पूछा गया है यहाँ पे ऑप्शंस में दृष्टि श्लाका या दृष्टि शंकु। तो आपका हो गया जाएगा राइट आंसर दृष्टि शंकु। ठीक है, दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, आपको पता होगा क्या है, रॉड सेल और कॉन सेल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको, कौन, दृष्टि शंकु। ठीक है, याद रखेंगे। सिक्स क्वेश्चन है रजोधर्म, यानी कि मेंस्ट्रुएशन की बात की जा रही है, किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन मासिक चक्र की बात की जा रही है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ फिर से नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है, हॉर्मोन्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है, हॉर्मोन्स के द्वारा। कितने दिन का ये साइकिल होता है, 28 डेज का साइकिल होता है। ठीक है,
अब देखिए ऑप्शन पे जाते हैं। पहला है अंडाशय के एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। दूसरा है पिट्यूटरी के एफएसएच एवं एलएच। तीसरा है फिर पिट्यूटरी के एफएसएच। चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। और पांचवा क्या है आपका, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो रजोधर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, वो 28 डेज अलग अलग क्या होता है आपका, अलग अलग जो है वह हॉर्मोन्स का फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, ठीक है। अलग अलग हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, बीच में जाके आपका जो एक युग्मक होता है, हर माह एक युग्मक एक एक ओवरी से मैच्योर होता है, ठीक है। मैच्योर होता है और 14वें दिन क्या होता है, वह फुल्ली मैच्योर हो रहा है, ठीक है। फुल्ली मैच्योर होता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के लिए तैयार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका LH, उससे पहले क्या आएगा आपका FSH, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका एस्ट्रोजन, फिर क्या आएगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये चारों हार्मोन जो है अलग अलग टाइम पे जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो जो अंत दिन होता है यानी कि यही युग्मक जो है जब निषेचन नहीं करता, तो इसके लिए जो तैयारी की गई थी गर्भाशय में, वह सारी की सारी जो आपका ब्लड कैपिलरी होता है, ठीक है, रुधिर वाहिनियां जो है, जो एक गद्दा तैयार कर रही होती हैं, वह क्या होती है, टूट जाती है। क्या होती है, टूट जाती है। और यही जो ये जो डेड सेल होता है और डेड जो रुधिर वाहिनियां हैं, वही क्या होती हैं, या मासिक स्राव के रूप में निकलती हैं, ठीक है। तो FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन चारों का यहाँ पे योगदान है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर A भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, B भी हो जाएगा। तो A B दोनों होगा, इसलिए राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। ये डायग्राम आपको 12th क्लास के रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आप डायग्राम को बिल्कुल भी ध्यान से देखना ना भूलें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको उसको याद रखने से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, मनुष्य में निषेचन किसमें संपन्न होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ संपन्न होता है, मैंने आपको अभी तक में लगभग मुझे लग रहा है 10 से ज्यादा बार यह प्रोसेस पूरा का पूरा पढ़ा चुकी हूँ मैं। जब बीपीएससी टीआरई 3.0 के क्वेश्चंस डील हो रहे थे, तो तभी काफी बार फर्टिलाइजेशन बताया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो एससी पाठशाला के चैनल पे वो सारे आपको दिए हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे आपको दिए हुए हैं। जैसे आप शुरुआत से जाएंगे ना, जितना ज्यादा ओल्ड जाएंगे वो आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 के क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि उसमें पेपर का नेम भी जो है वह आपके क्या कहते हैं उसमें आ जाए, ठीक है। पहला बोल रहा है गर्भाशय, दूसरा बोल रहा है योनि, तीसरा बोल रहा है डिंबवाहिनी नालिका, और चौथा बोल रहा है उपर्युक्त में एक से अधिक, फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। गर्भाशय यानी कि यूट्रस की बात की जा रही है, ठीक है। वजाइना की बात की जा रही है यहाँ पे, और किसकी बात की जा रही है, डिंबवाही नालिका, ठीक है, यानी कि आपको ट्यूब की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब आप देखिए स्ट्रक्चर वाइज जब हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका ओवरी, ओवरी हो गया। यहाँ से जब एक मेच्योर होके आता है एग, तो कहाँ पे विश्राम करता है, यहाँ पे, कहाँ पे, एम्पुला वाले रीजन में। कभी कभी आपको इसका एग्जैक्ट नाम भी पूछेगा, क्या बोलेगा, एम्पुला वाले रीजन में, ठीक है। तो एम्पुला यहाँ कहाँ होता है, जहाँ थोड़ा सा चौड़ा भाग पाया जाता है, तो यह यहीं पे विश्राम करते रहता है, ठीक है। तो जब भी निषेचन होता है तो शुक्राणु को पूरा का पूरा रास्ता यानी कि योनि से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए यहाँ तक आना पड़ता है, कहाँ पे, डिंबवाही नालिका के इस एम्पुलरी रीजन में, और यहीं पे क्या होता है आपका निषेचन होता है। तो कभी भी अगर निषेचन पूछा जाए तो गर्भाशय नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, डिंबवाही नालिका, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, एम्पुलरी रीजन में। कहाँ पे, एम्पुलरी रीजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मासिक चक्र के रुक जाने को क्या कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि महिलाओं में मासिक चक्र जो एक उम्र के बाद वह क्या होता है, रुक जाता है। जैसे ही उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है, उसका एक एंड पॉइंट भी होता है, ठीक है। स्टार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। एंड को क्या बोलते हैं हम लोग, मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। तो अब देखिए
मेनार्क कब होता है आपका? किशोरावस्था के समय होता है, ठीक है, किशोरावस्था में ही कभी आता है। और आपका मेनोपॉज कब आता है? तो जब आप अपना एडल्ट लाइफ क्रॉस करके जब 45 टू उसके प्लस वाले एज में जाते हैं, तो यही जो है मासिक चक्र जो है वह रुक जाता है, और उस अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग? मेनोपॉज बोलते हैं। तो अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, पहला ऑप्शन अंडोत्सर्ग, दूसरा बोल रहा है यौवनारंभ, तीसरा बोल रहा है रजोनिवृत्ति, और चौथा बोल रहा है उपयुक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? रजोनिवृत्ति। जैसे सेवानिवृत्ति होती है ना, जब लोग रिटायर करते हैं, तो वहीं से आप याद रखेंगे रजोनिवृत्ति, ठीक है, यानी कि अब रिटायर हो गया है, यानी कि अब आपका ओवरी एक भी एग नहीं बना रहा, मेच्योर नहीं कर रहा, यानी कि मासिक चक्र के रुक जाने के बाद महिलाएं जो है वह गर्भवती नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए समझ गए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? शुक्राणु जनन एवं शुक्राणु विभेदन। आप देख रहे हैं लगातार रिप्रोडक्शन से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एक एक करके फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर खत्म होने के बाद आपका यहाँ पे रिप्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार। बोल रहा है शुक्राणु जनन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की जा रही है। किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की जा रही है, एवं शुक्राणु विभेदन, ठीक है। विभेदन मतलब जब शुक्राणु 1 से 2 में बनता है, ठीक है, किसके नियंत्रण में होता है? कौन सा हार्मोन है जो ये सारा काम जो है वह करता है? मतलब जब स्पर्म्स बन रहे होते हैं उसके साथ साथ क्या होते हैं? मेच्योर होके वह ऐसे फॉर्म में आते हैं ना, जहाँ पे एक हेड होता है, एक मिडिल पार्ट होता है, एक टेल होता है। तो कोई भी कोशिका जनरली इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, वह शुरुआत में कैसा होता है? एक नॉर्मल कोशिका जैसा होता है। जब उसका मैच्योरेशन होता है तब वह फिर इस फॉर्म में जो है वह कन्वर्ट होता है। तो यह पूरे के पूरे प्रोसेस में इसके फॉर्मेशन से लेके इसके मैच्योरेशन तक को क्या वो किस हार्मोन की मदद से जो है वह किया जाता है, वह आपको पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपका FSH बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन आपको LH बोल रहा है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपको पैरा हार्मोन बोल रहा है, और चौथा उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन में क्या बताना है? यहाँ पे ऑप्शन में बताना है आपको उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे FSH LH वगैरह सब जो है वह काम कर रहा है, ठीक है। LH यहाँ पे क्या काम करता है? आपका लेडिंग सेल्स पे काम करता है। उसका क्या होता है? वह एक ट्यूब जहां पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसके बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे आपको लेडिक सेल्स, लेडिक की कोशिकाएं मिलती हैं, और इनको मेच्योर करने में, और इससे क्या होता है? आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। इससे क्या होता है? आपका यह जो है पूरा का पूरा फॉर्मेशन का कार्य जो है वह स्टार्ट करता है। FSH क्या करता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सर्टोली वगैरह सेल्स है, ठीक है, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? उसी सर्टोली सेल्स में ये कोशिकाएं लग के फिर अपना मेच्योरेशन करती हैं, और यह पूरा का पूरा अपने प्रॉपर शेप एंड साइज को अक्वायर करती हैं। तो FSH और LH दोनों का यहाँ पे काम है, ठीक है, इसलिए इसको उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। 9 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है अंडोत्सर्ग किसके नियंत्रण में संपन्न होता है, सॉरी, ठीक है। अंडोत्सर्ग की बात की जा रही है, यानी कि ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन की बात की जा रही है। तो मैंने आपको बोला था कि आपके रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें पूरा का पूरा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाया गया है, ठीक है, 1 से लेके आपको 28 डेज का पूरा साइकिल दिखाया गया है, और यहाँ पे अलग अलग हार्मोन का कैसे यूज है, कब कौन सा सर्ज हो रहा है, कब कौन सा जो है बढ़ रहा है, ठीक है, वह आपको बताया गया है। तो उस डायग्राम को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ के पक्का से जो है वह देख के जाइए। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जो है उससे वह आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए अंडोत्सर्ग की जब बात की जा रही है, तो माना कि इस पूरे के पूरे साइकिल में 4 हार्मोन मेनली जो है वह यूज हो रहे हैं। कौन कौन से हार्मोन? LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। लेकिन अंडोत्सर्ग जो है वह हम एक स्पेशल प्रक्रिया को बोलेंगे, वो जो कि 14th डे यानी कि आपका लगभग 12 से कब तक आता है? 15 के बीच आता है, ठीक है। इनमें से कभी भी हो सकता है अंडोत्सर्ग, और यह किसके द्वारा आता है? आपका LH सर्ज से आता है। किससे आता है? LH सर्ज, यानी कि LH की मात्रा ब्लड में काफी ज्यादा जो है वह बढ़ी हुई है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसी पीक टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं?
ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग। और इस वक्त क्या होता है आपका क्या हो जाता है, जो आपका एग है यानी कि ओवम है वो यहाँ से मेच्योर होके निकल के एम्पुला वाले रीजन में जाके विश्राम कर रहा है, वहां पे वह इंतजार कर रहा है किसका, निषेचन होने का। और उसी प्रोसेस उसी टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, ओव्यूलेशन बोलेंगे। ठीक है, अंडोत्सर्ग समझ में आया आपको। और इसमें किसका काम होता है, एलएच का काम होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आई होप कि इतने क्वेश्चंस काफी हैं। सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। अगले दिन जो है वह और बाकी के क्वेश्चंस लेके हम आएंगे। तो आप मेन चीज यहाँ पे देखने वाली ये थी कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वह लगातार आ रहे हैं। ये चीज अच्छी है कि एक चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं वो एक साथ आ रहे हैं। क्या होगा इससे आपको, जब आप उस जोन में जाएंगे तो एक साथ एक रिवीजन के बाद आपको एक साथ, जैसे आप घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना एक चैप्टर का एक साथ, उसी तरीके से आपको एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। तो आपका रिकलेक्शन जो है काफी आसानी से होगा। तो यह तो आपके क्वेश्चन बनाने वाले की तरफ से ही आपके लिए आसान कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि फिजियोलॉजी जो है वह काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या, रिप्रोडक्शन, और क्या, जेनेटिक्स, और साइटोलॉजी यानी कि आपका जो कोशिका रिलेटेड है वह सारा का सारा क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह पोर्शन हो जाता है। तो इन सबों को अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो आप रिवाइज करें। कल के सेशन में हमारे साथ बने रहें। आगे की जितने भी क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 2.0 का हम पीजीटी जूलॉजी का पीवाईक्यू देख रहे हैं, उसको हम आगे जो है डिस्कशन करेंगे। आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो एएचसी पाठशाला के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस सेशन को आप लाइक करिए, और जो भी प्रश्न जो है इस पूरे के पूरे सेशन के दरमियान आपसे पूछा गया है आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब जरूर देंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप कहीं से ढूंढ के उसको पढ़ के जवाब देंगे, लेकिन जरूर देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी इसी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं थी आपकी एजुकेटर अंकिता। थैंक यू।